स्वागत है आप सभी लोगों का, अभिनंदन है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें। तो मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं पढ़ाता हूँ आप सभी को मैथमेटिक्स। तो जल्दी से बता दें और शुरू करते हैं कहानी। तो आज का पहला प्रश्न रखता हूँ आपके सामने। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, दीजिएगा जवाब, तेजी के साथ। प्रश्न का आंसर क्या होगा? लेट्स सी। पहला प्रश्न आपके सामने है। तो पहला प्रश्न है आपके समक्ष, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 12 और 16 का न्यूनतम सारगुणज गुणा 10 और 15 का न्यूनतम सारगुणज किसके बराबर है? यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 12 एंड 16 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू व्हाट? इनमें से आपको बताना है। और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या होता है शायद आप सभी को पता होगा। आप सभी को पता होगा कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर किसको कहते हैं और कैसे ये काम करता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर आपके समक्ष, चाहूंगा इसका जवाब दें। तो शुरू करें। जवाब कौन कौन देना चाह रहा है? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और सबसे पहले मनोहर का मुझे सबसे तेज आंसर मिला है, सबसे तेजी से मनोहर ने आंसर दिया है। तो देख लेते हैं। देखो 12 और 16 का क्या बोला है उन्होंने? दैट इज एलसीएम। ऐसे ही क्या बोला है आपसे कि भाई 10 और 15 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालो। और एलसीएम क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो इन दोनों नंबर से कट जाए। तो आपने कहा ओके, तो यहाँ 48 लिख सकते हैं आप। भाई 16 × 48 और 12 × 4 = 48। तो 16 और 12 का एलसीएम 48। इसके साथ साथ 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा? आपने कहा 30। 15 दूनी 30, 10 × 30। तो दोनों का एलसीएम मिले। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना था। तो 0 3 8 24, 3 4 12 और 2 14। तो राइट ऑप्शन क्या था? 1440, जो बहुत अच्छे से मुझे आप लोगों ने दिया है। दैट इज वेरी नाइस। इसी तरह से आप लोगों के आंसर्स मुझे लगातार मिलते रहने चाहिए। तो 1440 आपका आंसर है, जो बहुत ही प्रभावशाली और सबसे तेजी से आप लोगों ने दिया है। बहुत बढ़िया। 1 का सी नहीं होगा, इट्स 1 का 1। दैट इज मैं अच्छा हूँ मनोहर। तो चलो, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने दिया है। तो चलो दूसरी तरफ बढ़ते हैं और दूसरे आंसर की से बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये रहा। विदाउट डिले तेजी से करते चलेंगे। एक और सवाल बहुत ही अच्छा सा। 3759 गुणा 9573 के गुणनफल में 2.5 अंक और इकाई का अंक का योगफल क्या है? यानी आपको दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मुझे बताना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का टोटल क्या होगा। वो किसका? यूनिट प्लेस का और 10th डिजिट का। इन दोनों का आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्लास रोशनी चल रही है, सब लोग आंसर दे रहे हैं, आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। तो बहुत सिंपल सवाल है आपके सामने, जल्दी से देखूंगा कौन मुझे आंसर देगा। इजी सवाल रख रहा हूं, आसान सवाल है, आप इनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं और मुझे इसका आंसर बता सकते हैं। तो देखते हैं जल्दी से आप लोगों का आंसर मुझे क्या मिलता है। और 2 का ए, फिर मुझे 2 का ए बताया है कि दोनों का जो आंसर टोटल होगा 7 बताया जा रहा है। क्या बात है, ऐसा लगता है कि किताब जैसे सामने आ रही है वैसे तुरंत आपके आंसर निकल रहे हैं मनोहर। क्या बात है मनोहर, खूबसूरती से आपके आंसर आ रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। आपने तो बहुत ही अच्छे से, बहुत बढ़िया। सी 16 आंसर दिया सरिता ने। ए शालिनी ए बोल रही हैं। और बाकी सभी लोग क्या बोलते हैं? सभी लोगों का आंसर मैं लगातार देख रहा हूं, सभी लोगों के आंसर यहां आ रहे हैं और यहां पर ओके ओके मिल रहा है, ए ऑप्शन मिल रहा है। चलो देख लेते हैं। देखो इस सवाल में बहुत ही आसान प्रश्न आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप 3759 का मल्टीप्लाई 9573 से कर सकते हैं। आप जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई आपने कहा 3 नाम 27 का 7 का हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17 का 7 का हासिल लगा 1, 3 7 21। तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपसे सिर्फ यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पूछा है। तो मैंने इसको 10th प्लेस तक कर दिया, क्योंकि मुझे 2 नंबर चाहिए, आगे का मुझे कोई मतलब नहीं है। आगे करें तो 7 नाम 63 का 3 का हासिल लगे 6। अब इसके आगे कुछ भी आए मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे यूनिट और 10th तो यहीं से मिल जाएगा ना। इकाई का अंक और दहाई का अंक तो मुझे इन्हीं 2 से मिल जाएगा। तो मैं आगे जाके गुणा क्यों करूं और क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? तो मैंने यहीं से करा देगा 7 और 7 और 3 10 हासिल लगा 1, जो जुड़ जाएगा आगे जाकर के। तो मुझे इस पूरी कैलकुलेशन में इकाई और दहाई के ये 2 अंक प्राप्त होंगे, 0 और 7। तो अगर मैं 0 और 7 को ऐड करता हूं, यू विल गेट 7 ओनली। दैट इज द राइट आंसर। बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर? एक बार रिफ्रेश करें आलोक, रोशनी, एक बार रिफ्रेश करें, अब चल जाएगा। इज इट क्लियर?
हेलो बुलबुल, हाउ आर यू? तो बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत ही आसान सवाल था, आपने इसको इजीली हैंडल कर लिया, दैट्स ग्रेट। और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से सभी प्रश्नों के जवाब तेजी से देंगे। ओके, बहुत बढ़िया, जिसका सही है वेरी गुड। तो आगे बढ़े, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू विभा, वेरी गुड, वन मोर क्वेश्चन लेते हैं, ये रहा। चलो, यदि समय अब 2:17 PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा? यदि अब इस समय टाइम 2:17 PM, PM जानते हैं ना, पोस्ट मेरिडियन यानी अपहरण, यानी दोपहर 12 बजे से बाद का टाइम। तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात यानी आफ्टर 11 hours and 59 minutes क्या टाइम होगा? तो यहां पर जो स्मार्ट लोग हैं वो प्रतिकारी यानी कॉम्पनसेट मेथड लगा सकते हैं। और शायद आपको याद होगा कॉम्पनसेट मेथड मैंने आपको बताया हुआ है। कॉम्पनसेट मेथड, प्रतिकारी, प्रतिपूर्ति, प्रतिपूरण, ये सब एक ही बात है। तो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने सवाल को आसान करने के लिए हम पहले को जोड़ देते हैं। अगर मैं 11 घंटे 59 मिनट में 1 मिनट जोड़ दूं तो मुझे क्या हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएंगे ना। तो मैं कर सकता हूं ना कि 2:17 PM से अगर मैं 12 घंटे जोड़ूंगा तो 2:17 AM का टाइम हो जाएगा, यही तो होगा भाई। अगर मैं आपसे बात करूं कि अब 2:17 दोपहर का बजा है, ठीक 12 घंटे बाद तो सुबह के 2:17 बज जाएंगे। अब लेकिन क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग आसान बनाने के लिए 1 जोड़ा था, अब इसमें से 1 कम कर दो तो क्या बना, 2:16 AM। अब देखते किस किस का जवाब सही मिला। डी 2:16, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। कितना आसान सवाल था, इजीली आपने हैंडल कर लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इज देयर एनी इशू, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मुझे तो लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, एकदम सही जवाब है, समझ में आया। आप इसको और तरीके से भी कर सकते थे, हम इसको और तरीके से भी कर सकते थे कि आप सीधा इसको ऐसे भी कर लेते तो भी आप कर सकते, लेकिन समय ज्यादा लगता कि 2:17 ये हुए, 11 घंटे 59 मिनट और जोड़ दो इसमें तो कितना हुआ, 9, 7, 16 और 5 और 1, 6, 7, 76 मिनट हो गई। लेकिन 76 मिनट आप नहीं लिख सकते क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 इसमें से निकालेंगे, 60 का तो हासिल चला गया। कितना बचा? आपने कहा सर हासिल देखो तो कितना बचा, आपने कहा सर 16 बचा। अब 12 और 2, 11, 2, 13, 14 घंटे, क्योंकि ये 12 बजे की बात, ये PM था, तो आगे क्या बचेगा, 2:16 AM, जो कंफ्यूजिंग है ना, इसलिए हम बोलते प्रतिकारी मेथड। तो मैंने क्या काम किया फिर बता देता हूं, 11:59 में मैंने अपनी तरफ से 1 मिनट जोड़ दिया तो ये 12 घंटे हो गए, इसमें 12 घंटे जोड़ दिए तो 2:17 AM का टाइम हो गया। क्योंकि हमने 1 जोड़ा था, बाद में 1 कम कर दिया तो 2 घंटे 16 मिनट का टाइम AM का आ गया। तो दैट इज द नाइस वे टू डू दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, एक और सवाल, चलो बहुत अच्छे से आप जवाब देते जा रहे हैं। वन मोर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए, लुक एट द फॉलोइंग मॉडल। ये आपके सामने एक पैटर्न या मॉडल दिया हुआ है, आपको बताना है कि इस प्रतिरूप के अनुसार इस वैल्यू का आंसर क्या होगा। 9 - 1 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1, 98 - 2 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 12, 987 - 3 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 123, 9876 - 4 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1234। इसी आधार पर अगर मैं बात करूं तो मुझे इसका जवाब दे दे, डिवाइड है, इसका जवाब दे दो, इसका जवाब क्या होगा। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। ओके, दैट इज द आंसर, दैट इज डिवाइड बाय 8। तो व्हाट विल बी योर राइट आंसर, लेट्स सी व्हाट विल बी। यू जस्ट यूज द पैटर्न, सिर्फ पैटर्न को यूज करना है, पैटर्न को यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। और मैं क्या देख रहा हूं यहां पर देख रहा हूं सी आंसर मिल रहा है मुझे सभी लोगों का। क्या खूबसूरत बात है, आज तो लग रहा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से तैयारी करके आए हैं भाई। आज तो तैयारी जबरदस्त है, आज तो लग रहा है कि तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से। मनोहर बहुत बढ़िया, अरविंद जी वेरी गुड, बुलबुल, भीबा, संध्या, सरिता वेरी गुड। देखते हैं, देखो ये पैटर्न है, 9 में से 1 घटाया 8 तो आपने 1 लिख दिया, आपने 2 घटाया तो यहाँ पर 2 1 2 गिनती आ गई, आपने 3 घटाया तो 1 2 3 आया, आपने 4 घटाया तो 1 2 3 4 आया, तो इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 ये आना चाहिए, और यही तो आंसर था। हालांकि इसको मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं क्योंकि उसने प्रतिरूप बोला है, तो प्रतिरूप क्या होते हैं, पैटर्न क्या होते हैं, जो एक फिक्स्ड फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। इसीलिए इस तरीके को मैंने इस तरीके से बताया कि आप अगर आप डिवाइड करेंगे ना, इसमें देखो 9 में से 1 गए 8,
8 में 8 का भाग किया तो 1, 98 में से 2 गया तो 96, 96 में 8 का करेंगे तो 12, तो ये वही आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स करोगे तो टाइम लगेगा। इसलिए मैंने कहा पैटर्न दिया तो हम पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेंगे। क्लियर है? हाँ, अरे क्या बात है, आज क्वेश्चन इजी है, क्या मजा आ रहा है। चलो, 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताओ। द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 1/3 राइट एंगल इज व्हाट? 4 और 1/3 समकोण में बताना है आपको। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है 4 और 1/3 में। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। 4 और 1/3 की बात हो रही है यहां पर, और जवाब की तरफ आपके कदम धीरे धीरे बढ़ते हुए। तो देखो 4 और 1/3 समकोण, तो समकोण तो सभी जानते हैं, इसको राइट एंगल बोलते हैं, यानी द नंबर ऑफ डिग्री इन 4 and 1/3 राइट एंगल, यानी 4 समकोण प्लस 1/3 ऑफ ए राइट एंगल इज व्हाट। तो यहां पर 400 डिग्री मुझे बताया जा रहा, अजीत ने बताया 400। तो देखते हैं आखिरकार 400 कैसे हुआ। लेट्स सी, देखो एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर मैं 4 समकोण की बात करता हूं तो 360 डिग्री तो ये हो गया। उसने कहा 1/3, तो एक समकोण का 1/3 भी निकाल दिया मैंने, जो होता है 30। भाई 30 से कटेगा ना ये, तो टोटल कितना हुआ 390 डिग्री। तो 400 नहीं होगा, ए नहीं है, ए इज रॉन्ग आंसर। भाई आप तो गलत जवाब दे दिए, ए इज नॉट द राइट आंसर, ए इज रॉन्ग आंसर। तो राइट आंसर ए इज। अफसोस, आपका चुनाव गलत कर दिया है आपने। कृपया सही चुनाव करें और सही से उत्तर दें। सही आंसर क्या है? आंसर है 390 डिग्री, दैट इज बी इज द राइट आंसर, नॉट ए। हाँ, ए आपने अजीत को ज्यादा फॉलो कर लिया है, तो राइट ऑप्शन था 390। खूबसूरती से आप लोगों के जवाब लगातार आगे कदम कदम बढ़ाए जा रहे हैं और खुशी के गीत गाए जा रहे हैं। एक और सवाल लेता हूं आपके सामने, ये रहा। एक पासे में विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में वलन होगा? वलन का मतलब होता है फोल्ड। इनमें से कौन सा फोल्ड होगा जिस फोल्ड के अकॉर्डिंग आप ये पहचान पाए कि इस पासे में ये बात हो रही है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है और आप मुझे क्या बताते हैं। तो दीजिएगा जवाब तेजी के साथ, जिससे कि हमें पता लग जाए और आपके आंसर्स को हम आसानी से कर पाएं, इजीली मैनेज कर पाएं। तो जवाब तैयार है, देखते हैं क्या जवाब मिलता है आप लोगों का। लेट्स सी। तो उम्मीद है कि आप जल्दी से जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कौन सा पासे में वलन होगा ये आपको बताना है। ओके, आंसर आने लगे हैं तेजी के साथ और मुझे उम्मीद है कि आपके आंसर बहुत अच्छे से आएंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब तेजी से छा जाएंगे। वेरी गुड। तो देखते हैं आपके जवाब और हमारे सवाल क्या मिलते हैं आपको, क्या करते हैं आपको माला माल। तो यहाँ पर जवाब मिल रहा है और उम्मीद है कि जवाब तेजी से मिलेगा। ग्रेट। तो यहाँ पर मैं जवाब देख पा रहा हूँ आप लोगों के, तो जवाब तो मिल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे हौले हौले मिल रहे हैं। सी ऑप्शन बताया जा रहा है। तो देखते हैं आखिरकार जवाब सी क्यों था। देखिए, अगर हम पासे में विपरीत फलकों की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं, एक पासे में जो अपोजिट फेसेस होती हैं उन संख्याओं का योगफल 7 होता है। इसको पहले समझ लो कि आखिर होता क्या है। अगर मैं एक पासे की बात करता हूं तो एक पासे में अपोजिट फलक का जो सम होता है वो 7 होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाई। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। यानी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? मानक पासा इसको बोला जाता है। और जो ये आकृति आपके सामने लिखी है ना, इसको बोलते हैं हम क्या, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलते हैं क्या पता है ना? खुला पासा, ओपन डाइस। ये खुला पासा है। अब ये खुला पासा क्या कहलाता है इसको समझते हैं। ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ओपन डाइस में अल्टरनेटिव जो फेसेस होती है ना, उनका सम जो होता है वो अपोजिट होता है। जैसे ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है और रिमेनिंग इसके अपोजिट है। तो एक अल्टरनेटिव के साथ दूसरा अल्टरनेटिव आप कंपेयर करते हैं तो वो एक दूसरे का अपोजिट आ जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। इस ओपन डाइस में ये रूल फॉलो होता है। तो उसको देखें, 1 और 2 3, ये तो 7 नहीं होता विपरीत में। इसको देखते हैं 2 और 1 3, ये भी नहीं हुआ। इसको देखें 4 और 3 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7, है ना। तो यानी आपने क्या देखा? आपने पाया कि भाई जो आपका सवाल का जवाब है वो तो सी है। बहुत बढ़िया, 6 का सी में चांद लगा दिया मनोहर ने।
क्या बात है मनोहर, बहुत बढ़िया। ये लाइक शेयर भी करते रहो, बात बात में भी रुकना नहीं है, लाइक शेयर जरूर करते रहो। तो अच्छा जवाब मुझे मिला, दैट्स वेरी नाइस। सी, समझ में आया होगा होप सभी लोगों को कि ये कैसे हुआ है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा। एक और सवाल, चलो। दो भुजाएं तीसरी भुजा से क्रमशः 20% और 30% अधिक हैं, तो उन दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा? दो नंबर हैं जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, उन दो संख्याओं में क्या अनुपात है? तो देखते हैं आपका जवाब किसके पास है। उम्मीद है आपका जवाब लाजवाब होना चाहिए, उम्मीद है आपका जवाब बहुत अच्छे से होना चाहिए, उम्मीद है कि आपका जवाब एकदम खूबसूरत होना चाहिए। तो देखिए इस सवाल को समझते हैं। बेसिकली यहाँ 3 नंबर आपको दिए, देयर आर 3 नंबर्स। ओके, तो पहला नंबर क्या है? दो संख्याएं हैं जो 3 नंबर हुए ना, एक तीसरी संख्या 4a है। अब ये दो संख्याएं एक b और c इस तरह से हैं। उसने कहा ये तीसरा नंबर है। अब ये दोनों संख्या मैंने माना तीसरा नंबर 100% है, तो b जो है इससे 20% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा? 120। उसने कहा जो c है वो a से 50% ज्यादा, तो ये 150 हो गया। अब b और c का रेशो क्या आया? आपने कहा 120 रेशो 150, तो 0 से 0 कटेगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, दैट इज 4:5। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज 4:5। हम, मुझे पता था आप बहुत गलत जवाब देंगे, क्योंकि आपने सोचा होगा ये गलत जवाब है 2:5। हम क्या कर देते हैं, हम 20% और 50% का रेशो निकाल देते हैं, 2 5 आ गया, जो कि गलत है। फिर ये तीसरी संख्या का रोल क्या रहा बताइए मुझे? फिर ये थर्ड नंबर का रोल क्या रहा? थर्ड नंबर तो बेकार हो गया है ना। तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज 4:5। क्लियर है? होप सो क्लियर हो गया होगा आपको। तो क्लियरिटी जरूरी है सवाल में, अगर प्रश्न में क्लियरिटी नहीं आएगी तो ये प्रॉब्लम करेगा, है ना। क्लियर है ना? दैट्स वेरी नाइस। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो समझ में आ रहा होगा, वेरी नाइस। तो समझ में आया ना सबको? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर इसको हम बी माने और ये सी माने तो 4:5 इज द राइट आंसर। एक और सवाल आपकी स्क्रीन की तरफ धीरे धीरे हौले हौले आता हुआ। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है, 2 सही, 2:1/2। अमित 1.5 दर्जन पेंसिल खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। ये सवाल सीटेट में आ चुका है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सीटेट में आया हुआ सवाल है। ये सवाल सीटेट में आ चुका है। तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। उम्मीद करता हूं आपका जवाब अच्छे से मिलेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो लाइक वाइक करते रहो भी जवाब साथ साथ में। एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपए का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे ये आपको बताना है। द वैल्यू ऑफ ए पेंसिल इज 2:1/2। अमित बाइज 1/3 a half dozen pencils and gives this shopkeeper a note of ₹100. How much money will he get back? तो आपने कहा 65। सबसे पहले आंसर दीपा का मिला है 65 और बुलबुल ने कहा 55। दोनों में कुछ अंतर है, दोनों में कुछ डिफरेंस मुझे लग रहा है कि 55 बोल रहे हैं कि 65 बोल रहे हैं। 55 सरिता ने भी कहा है। चलो देख लेते हैं आखिरकार इसका आंसर क्या था। देखिए समझिएगा, दुकानदार के पास जो एक पेन का मूल्य वो 2.5 रुपए है। अमित 1.5 दर्जन, यानी 1.5 का मतलब होता है 1.5 डोजन। तो अगर मैं बात करता हूँ 1 डोजन एंड हाफ डोजन, तो 1 डोजन में 12, हाफ डोजन में 6, तो कुल मिलाकर वो 18 पेन खरीदता है। और एक पेन की कीमत कितनी है? 2.5, तो कितना हुआ? 45 रुपीज। 18 में 36 और 18 का आधा 9 45, तो टोटल पेन हुए 45 रुपीज के। 45 रुपए के उसके पास पेन हुए। उसने कहा उन पेन को लेने के बाद वो दुकानदार को 100 रुपए देता है। अब 100 रुपए में से दुकानदार ने 45 रुपीज पेन के काट लिए, उसे कितने वापस दिए होंगे? दैट इज 55 रुपए। तो थोड़ा सा जिन्होंने 65 कहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्योंकि सही जवाब 65 नहीं 55 है। तो सवाल आसानी से आप करते जा रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। इजीली आप मैनेज कर पा रहे हैं, दैट्स वेरी कूल। इसी तरह से आप लोग सवालों के जवाब करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे और आप इनको बहुत जल्दी समझ भी पाएंगे। दैट्स वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। वन मोर। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या है?
किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हों तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई आपको दी हुई है। ओके, क्या जवाब है 8 का। अब मुझे मिल रहा है आपका आंसर फॉर विच क्वेश्चन। ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन के लिए आप दे रहे हैं, ये मुझे पता होना चाहिए। 9th का डी, दैट इज 32। ओके, चलो उसको भी देख लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप, ये एक वर्ग है, वर्ग तो सभी जानते हैं ना, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो उसका जो परिमाप होता है ना वो 4a होता है। उसने कहा 24 सेंटीमीटर है। किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब उसने कहा यदि वर्ग और आयत का परिमाप बराबर है तो एक रेक्टेंगल भी बना, एक आयत भी बना है, तो उसका परिमाप भी 24 है। उसने बोला तो आयत का क्षेत्रफल, भाई एक बार बताओ, और उसकी एक लंबाई दी है 8 मीटर, तो आयत की लंबाई 8। अब समझने की कोशिश करना, जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 × L + B, जो आपको दिया है 24। तो अगर मैं L + B निकालता हूं तो व्हाट यू विल गेट 24/2, दैट इज 12। तो L + B = व्हाट, आपने कहा 12, और आपको L तो पता है 8 है, तो मैं 8 पुट कर दूं यहां पर, = 12। तो B = व्हाट, 12 - का 8 = 4। तो इस आयत की चौड़ाई 4 है और क्षेत्रफल क्या होता है, आपने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट इज 8 × 4 = 32 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सबको? जिन्होंने कहा है सी आंसर, नॉट सी इज नॉट द राइट आंसर है। 8 चौक 32 होता है, 8 × 24 नहीं होता है, तो दैट इज 32 इज द राइट आंसर। तो ये दिगंबर जी आपने थोड़ा सा गलत कर दिया है, एक ऑप्शन थोड़ा सा पीछे रह गए आपको सी को डी में कन्वर्ट करना था। इट्स 8 × 4 दैट इज 32, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने, बाकी सब ठीक था। थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें। बढ़िया, जवाब देने की कोशिश यहाँ पर लगातार, और आपने जवाब दिया है ठीक, बहुत बढ़िया। तो जी आगे बढ़ें, एक और सवाल की तरफ आपका रुख करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 10 पर आप क्या बताते हैं। आकृति में प्रत्येक वर्ग की एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है, ये आपको बताना है। तो सवाल आपके सामने लिखा है, एक डिजाइन आपको दिया है और इस सवाल को करने की सभी लोग कोशिश करेंगे। अच्छा सवाल है, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और तेजी से करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, इतना मैं समझता हूं और मैं जानता हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों के जवाब इस तरह से बने रहने चाहिए, लगातार कंटिन्यू आपके जवाब हमें मिल रहे हैं। तो तेजी से देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ओके, व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आई एम हैप्पी टू सी बी, 11। सबसे पहले अजीत ने कहा है 10th का बी होगा, 11 सेंटीमीटर इसका निकलेगा। चलो समझते हैं इसको, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये पूरे का एरिया निकाल लो और छायांकित भाग का घटा दो, या आप एक काम करो, हम पूरे का निकाल लो और जो ब्लैंक है उनका घटा दो, तो आपको छायांकित भाग यानी शेडेड रीजन का मिल जाएगा। क्योंकि हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का है, तो इसकी लंबाई क्या है? आपने कहा सर ये तो थोड़ा सा आसान हो सकता है हमारे लिए। क्यों हो सकता है, बताता हूँ। इसका कलर चेंज कर लेते हैं पहले। देखो, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, सारे वर्ग 1-1 के हैं, सारे 1-1 है ना। ओके, सब 1-1 के हैं, तो ये कितना है? 5 × 5 का स्क्वायर बना हुआ है। अब देखिएगा, अगर मैं छायांकित भाग की बात करता हूं तो मैं यहाँ पर एक लाइन डालता हूं, देखते रहिएगा, ये वाला। अगर आपके रेड कलर दिख रहा है ना, रेड लाइन मैंने यहाँ बनाया है, रेड लाइन, दिस वन। ओके, यहां से मैंने इसको 2 जगह तोड़ा। अब देखो आप क्या देख पा रहे हैं, यहां पर एक समकोण त्रिभुज बना, जिसको मैं दूसरे कलर से आपको शो कर देता हूं, इस वाले कलर से। आई थिंक इट्स विजिबल। एक तो ये समकोण त्रिभुज बना, जो समकोण है ना, ऐसे वाला, ये वाला रेड के साथ। तो इसकी हाइट कितनी है? आपने कहा सर इसकी हाइट, सर इसकी हाइट तो 1 2 3 है। और इसका बेस कितना है? आपने कहा सर 1 2 3 और 4 इसका बेस है। तो इसका बेस कितना है? 4। और एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 × b × h। तो 1/2 होगा, बेस कितना है? 4, हाइट कितनी है? 3, तो कितना हुआ? 6। तो इस वाले ट्राइंगल का 6 निकला।
क्लियर है? अब इस वाले की बात करते हैं। हमें इसकी हाइट पता है, देखो अगर मैं यहां से यहां चेक करूं तो हाइट कितनी है, आपने कहा 1 2 इसकी हाइट है, और बेस आपको पता है कितना है, 4 है। तो इस वाले दूसरे वाले का क्या निकला, आपने कहा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, 2 से 2 कट गया, दूसरे वाले का 4 आया, इस वाले छायांकित का 6, इस वाले छायांकित का 4, दोनों को जोड़ दे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर नाउ? आई थिंक समझ में आया होगा। बी नहीं होगा, दैट इज ए नॉट बी। जिन्होंने ए कहा दैट्स वेरी नाइस, जिन्होंने बी कहा वो गलत कर दिए हैं। इट्स ए नॉट बी। 10 होगा, ए सही है एकदम। जिन्होंने बी नहीं होगा, आपने 11 कैसे निकाला, तो आप समझ गए कैसे निकाला, मैं फिर से बताऊं, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं जिससे कि आपकी समस्याएं दूर हो जाएं। मैं इसको फिर से क्लीन करके बताता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां पर एक ये ऐसे बीच में डाला लाइन, तो आपके सामने दो ज्यादा हो गया, 2 ट्रायंगल का निर्माण हुआ। कौन कौन से, एक तो ये वाला मैं बना देता हूं जिससे कि आपको आसान, एक तो ये वाला ट्रायंगल बना, ऐसा वाला, एक ऐसा वाला इसके नीचे बन गया ना ये वाला ऐसे। अब आपने कहा ये तो 4 है, तो ये भी 4 है, सेम बेस है। इसकी हाइट 3 है, इसकी हाइट कितनी, यहां से यहां तक की जब आपने काउंट किया ये वाला तो 2 था, इसकी हाइट 2 है, तो इसका निकल जाएगा ना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, ऐसे इसका निकल आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोनों का हमने काउंट कर लिया, ये 1/2 इंटू 4 इंटू 3, ये कितना 1/2 इंटू 4 इंटू 2, इससे निकला कितना 6, इससे निकला 4। अगर मैं दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ूं, शेडेड रीजन मिल जाएगा मुझे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी समझ में आया, इसलिए मैंने इसको आपको डायग्राम से बता दिया है, ऐसे आसान पड़ेगा। अगर आप ब्लैंक वालों का निकालोगे तो यू विल फाइंड आउट मैनी ट्रायंगल एरियाज, मैनी ट्रायंगल्स, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 25, देन यू विल गेट द आंसर। सो वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, है ना? ये आसान था, समझ में आ गया होगा। दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। आगे बढ़े, एक और सवाल लें। तैयार, अप टू द मार्क? आपने कहा यस हम तैयार हैं। ओके, तो एक और सवाल ये रहा। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 रुपए है। यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। यानी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 210, द प्रॉफिट परसेंटेज इज 25, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज व्हाट? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। इस सवाल, इस प्रश्न का जवाब तो बेकरारी से आपका वेट करेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छा ही आएगा, गलती तो आप नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या खासम खास है और क्या मुझे आप जवाब देते हैं। उम्मीद है जवाब अच्छा मिलेगा, उम्मीद है जवाब बेहतरीन मिलेगा, और इसमें आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। कोई बी बोल रहा है, कोई ए। दिगंबर ने कहा बी, अजीत ने कहा ए। ओके, देख लेते हैं दिगंबर अजीत आप दोनों के आंसर आए हैं। चलो समझ लेते हैं सवाल क्या है। देखो, उसने बोला कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर 210 रुपए है, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को घटाया जाता है तो आपको प्रॉफिट मिलता है। तो प्रॉफिट कितना है, 210 रुपए हुआ ना, और प्रॉफिट तो उन्होंने दिया है ऑलरेडी कितना, 25%। तो यानी 25% का वैल्यू 210 रुपए के बराबर है। वो आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य। अब देखो भाई, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है तो उसका सेलिंग प्राइस तो जब 25% का लाभ ले रहे हो तो 125% हो गया ना। तो अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछता तो मैं यहां पर 100% का वैल्यू निकालता। अब वो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर 25% का वैल्यू 210 है तो मैं 125% का वैल्यू निकालूंगा। बात समझ में आ रही है? वो इस तरीके से मैंने परसेंटेज आपको पढ़ाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ाया हुआ है कि अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100% निकालता। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, आपने कहा 210 मल्टीप्लाई बाई 100/25। अगर वो सेलिंग प्राइस पूछता तो मैं क्या करता, 210 मल्टीप्लाई बाई 125/25। 25 पंजे 125, 21 पंजे 105, 1050 इसका सही जवाब है, जो ऑप्शन नंबर बी है। और अगर वो कॉस्ट प्राइस पूछता तो कितना होता, आप कहते ओके 25 चौके 100, 21 चौक 84, 840, जो ऑप्शन में ही नहीं है।
ठीक है, तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर निकालने को बोले तो निकाल दोगे, सेलिंग प्राइस बोलेगा तो निकाल दोगे। उसने कॉस्ट प्राइस पूछा, यू कैन इजीली फाइंड आउट, उसने सेलिंग प्राइस पूछा, यू कैन इजीली फाइंड आउट। एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? इफ यू हैव, प्लीज नो, प्लीज लेट मी नो। इज इट क्लियर ना? यस के नो? यस, आई थिंक यू सेड यस। ओके ग्रेट। इसी तरह से मुझे आप लोगों के जवाब चाहिए और समस्याएं आपके सामने हैं, अच्छी प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों के जवाब हैं। उम्मीद करता हूं ये लगातार आप जारी रखेंगे और मुझे लगातार बताते रहेंगे। ओके ग्रेट, तो आगे बढ़ें, एक और सवाल लिया जाए। ओके सब तैयार बैठे, कह रहे सर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, अब हम तैयार हैं। तो वन मोर क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, तरीका समझ में आ गया दोस्तों सभी को? कोई ऐसा मेरे साथ जिसको समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट में मुझे बता दें, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। सबको समझ में आया, आसान था। एक और चलो, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवां मान क्या है? अगर मैं बात करता हूं संख्या 49,532 का सन्निकट मीन्स अप्रोक्सीमेट, द अप्रोक्सीमेट 1000th वैल्यू ऑफ the number 49,532 will be what? 41,000, 49,000, 50,000 or 49,500? Let's see what will be your right answer. Yes, आ चुका है समझ में, बहुत बढ़िया। तो जवाब भैया मुझे मिलेगा, इसका क्या मिलता है? लेट्स सी, तेजी से देंगे जवाब, उम्मीद है आपके जवाब बहुत अच्छे से आएंगे और आप बिना आंसर किए रुक नहीं पाएंगे। तो बढ़िया से जवाब लगातार, सी 12th का सी, बहुत बढ़िया, सी जवाब मुझे मिल रहा है। ओके लेट्स सी, सी समझते हैं। देखो सवाल का मतलब क्या है, सन्निकट हजारों मान पूछा है। अब देखो हजारों मान का मतलब समझिए सन्निकट। मैं आपको बचपन में लेके चलता हूँ, शायद आपको याद होगा जब आप बचपन में पढ़ते थे तो टीचर बोलते थे 2.87685 इसको अप्रोक्सीमेट करो डेसिमल के 3 प्लेस तक। तो हम क्या करते थे, हम चेक करते थे कि 4th प्लेस पर अगर वैल्यू 5 से बड़ा है या छोटा है तो हम उसको इधर 1 प्लस कर देते थे, अगर वो उससे छोटा होता तो हम उसको हटा देते थे, यही करते थे ना। लेकिन क्या कहा, 3rd प्लेस तक उसने बोला है, तो उसने बोला हजारवां मान, तो 49,532, तो हजारवां मान तो एक तरफ हो गया। हमें इसके आगे क्या चेक करना है कि अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है तो हम इसमें +1 कर देंगे, अगर ये कम होता तो हम इसको एज इट इज रहने देते। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज 50,000, क्योंकि 49,532 जो है वो 49,500 से ऊपर था, इसलिए हमने इसमें 1,000 बढ़ा दिया। क्लियर है? सी, अरे क्या बात है, सभी लोगों ने कहा सी। लाइक क्यों नहीं दे रहे हो जी? बहुत अच्छा, आपने कहा सी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका जवाब है सी। ऐसे ही करते रहना जी आंसर। ओके जी आगे बढ़ते हैं, और ये लाइक वाइक बढ़ा दो भाई, लाइक मुझे बड़े कम दिख रहे हैं आप लोगों के, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक वाइक को बढ़ाते रहो, ऐसे लाइक कम आएंगे तो कैसे काम चलेगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से विभाजित करते हैं। In which of the following division the remainder will be greater than when you divide 176 by 3? क्या होगा रिमाइंडर? देखते हैं जवाब का मतलब क्या है। ओके please mention the question number also when you give the answer. Okay. अरे भाई लाइक बोला था डिसलाइक, अरे डिसलाइक काहे कर दिए भैया, लाइक की जगह आप डिसलाइक कर दिए, लाइक कम हो गया डिसलाइक बढ़ गया, ऐसा क्यों? उल्टा सोच रहे हो, सुन रहे हो क्या? अरे डिसलाइक नहीं बोला है भैया, इनको लाइक बढ़ाने को बोला है आपने, तो लाइक, अरे किसी ने 2 बार तो नहीं दबा दिया है, ऐसा कई बार होता है। अल्ले भाई हम लाइक तो कर चुके थे, ओके एक बार और कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है एक बार लाइक करना है शुरू से स्टार्टिंग, जब आपने लाइक कर दिया दैट्स ओके, अगर आप दोबारा प्रेस कर दोगे तो लाइक कम हो जाएंगे। तो वो जिन्होंने फिर से ऐसा कर दिया ये कम हो गया है, तो भाई उसको जल्दी से वापस ले आओ। डी ऑप्शन मिला है, देखते हैं जवाब क्या है, समझिएगा। देखो 176 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर मैं संख्या के अंकों को जोड़ूं तो वो डिवीजन होना चाहिए। तो 7 से 13 14,
14 में 3 का डिवाइड करूं तो 3 4 जा 12, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो हम सीधा ऐसे रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 3 में हमने देखा इसमें डिवाइड करने से 2 रिमाइंडर बचा। अब वो क्वेश्चन में क्या करा है, इसमें से कौन सा डिवीजन है जिसमें रिमाइंडर 2 से ज्यादा है। अब देखो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो देखो 4 जो है लास्ट के 2 नंबर अगर हैं, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे अगर वो डिविजल होंगे 4 से। तो अगर 74 में देखें तो क्या मिलता है 18 चौक 72, तो ये 2 शेष दे देगा आपको जो कि बराबर है। इसको देखते हैं 3 से डिवाइड करें 5 और 7 12 13, 4 3 12 1 शेष, ये 6 ये 2 है, ये 0 शेष देगा। तो देखो 5 का डिविजन रूल क्या कहता है 0 या 5 होगा तभी वो पूरा पूरा कटेगा। तो देखो 170 पूरा कट जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। तो यानी इस वाले डी ऑप्शन में रिमाइंडर 3 है, तो इस वाले से ज्यादा है। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, दैट इज डी। क्लियर है जी, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यस के नो? इज इट क्लियर नाउ? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही मुझे जवाब आपके लगातार मिलते रहने चाहिए, अच्छे अच्छे जवाब। और ये डिसलाइक को और बढ़ा दो, डिसलाइक कम है भैया भी, डिसलाइक को और बढ़ाओ, हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक बढ़ाओ, डिसलाइक नहीं बढ़ाने हैं। एक और सवाल, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है? What is the principle of inductive method? इसको एडवेंट भी बोल सकते हैं आप, इंडक्टिव लिख लें क्योंकि आप इंडक्टिव वर्ड सुनते हैं। What is the principle of inductive method of mathematics teaching? इंडक्टिव मेथड का प्रिंसिपल इनमें से कौन सा है? आई एम आस्किंग प्रिंसिपल। देखो है तो सारे शिक्षण सूत्र, है तो सारे टीचिंग मेथड, लेकिन मैं टीचिंग प्रिंसिपल की बात की है कि इंडक्टिव मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है। तो 14 का सी मुझे बताया जा रहा है। चलो सब आपको बता देता हूं, गाइड कर देता हूं। देखिए आप जब भी आगमन विधि की बात करते हैं, जब भी आप इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, तो ऑलवेज बी रिमेंबर कि गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो सारे टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे वो आगमन का हो चाहे निगमन का हो, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी नॉन टू अननोन इंडक्टिव मेथड होता है। ऐसे ही विशिष्ट से सामान्य की तरफ भी इंडक्टिव मेथड होता है, जबकि अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि और सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ये तो फिक्स हो गया। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि ये तो डिडक्टिव मेथड के हैं, है ना? नहीं, ये डिडक्टिव मेथड का, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये डिडक्टिव मेथड का है। जबकि हाँ, अगर वो बोलते ना निगमन विधि का सिद्धांत कौन सा है, तो वो सही है, दैट इज थर्ड सी। लेकिन उसने आगमन का पूछा है, तो आगमन विधि में बच्चा क्या करता है आप खुद सोचो। वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेता है, बहुत सारे एग्जाम्पल को समझता है, देन उन एग्जाम्पल के बिहाफ पर वो एक छोटा सा नियम बनाता है जिसको सामान्यीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? सामान्यीकरण, जिसको अंग्रेजी में जनरलाइजेशन बोलते हैं। और ये जनरलाइजेशन जो होता है, ये ही बच्चे को आगमन विधि में सिखाया जाता है कि वो जनरलाइज करे चीजों को। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? हाँ, तो आप इन चीजों को जरूर समझें क्योंकि टीचिंग मेथड्स हैव मोर इम्पैक्ट, आपको उनको सही से करना आना बहुत जरूरी है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिन्होंने डी कहा है दैट्स वेरी नाइस, जिन्होंने डी कहा है दैट इज वेरी नाइस एंड देन वेरी कूल। ओके, आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न की तरफ देखते हैं क्योंकि हम आपको साथ में लेके चल रहे हैं, पूरा रीड का है तो इसमें आपको पेडागॉजी भी मिलेगा, इसमें आपको कंटेंट भी मिलेगा। ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। ये रहा, जब राजन के सामने वार्तिक को मतलब वर्ड प्रॉब्लम, ये रियल प्रॉब्लम आती है तो वो प्राय पूछता है मैं जमा करूं कि घटा करूं, मैं गुणा करूं कि भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो when Rajan encounters real problems or word problem, he often asks, do I add or subtract, do I multiply or divide?
Such questions suggest that Rajan cannot add and multiply. Rajan seeks opportunity to disrupt the classroom. Rajan has difficulty in understanding the language, or Rajan does not understand the number of questions. So what will be your right answer? किसी ने कहा है 15 का C. चलो देखते हैं जवाब बाकी लोगों का क्या मिलता है। 15 C यहाँ पर मिल रहा है, आप लोगों का जवाब क्या मिलता है देखते हैं। ओके, व्हाट इज द राइट आंसर? C आप बता रहे हैं। काफ़ी इफेक्टिव आंसर्स देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दैट्स वेरी नाइस, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के आंसर्स आप ज़रूर देंगे। तो बता देते हैं, देखो बच्चे को बोला गया, उसके सामने रियल वर्ड प्रॉब्लम या उसके सामने शाब्दिक प्रॉब्लम, समस्याएं आ रही हैं कौन सी, शब्द से बोलने वाली। तो शब्द जैसे आप कहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा एग्जामिनेशन में, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं तो आप कहते हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है। आपके दिमाग में कई बार ऐसा, सर वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज रिटन, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग। तो इस तरह की समस्याएं जब आती हैं कि आपको ये नहीं पता होता है कि ये आखिरकार क्या हो रहा है, तो राजन भी सेम कंडीशन में है, वो पूछ रहा है। अगर उसको बता दोगे मुझे जोड़ना है घटाना है तो वो कर लेगा, इसलिए वो पूछ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो उसे क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसे भाषा समझ में नहीं आ रही है, उसे उस प्रश्न की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। और अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, दैट इज द मेन पार्ट कि वो शाब्दिक समस्याओं को समझने में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब है शाब्दिक समस्याएं। क्लियर है ना? दैट्स वेरी नाइस, इजी, you can easy manage this question in that task. Very good. बढ़ते हैं आगे साहब, देखते हैं नया जवाब क्या मिलता है आपका। ओके, लेट्स डू इट, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ओके, समझ में आ गया ये वाला। तो चलो, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन ए टीचर कैन स्टार्ट। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों को पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, भिन्नों को a/b के रूप में लिखकर, जहां b नॉट इक्वल टू 0, उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करा करके। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपका जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिलेगा, और उम्मीद है कि जवाब आपका अच्छे से और बेहतरीन तरीके से आप देंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या है और कैसे आप इस जवाब को चुनने की कोशिश करते हैं। दैट्स वेरी नाइस। ओके, दैट्स ग्रेट। तो लेट्स सी, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी।